नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी को ट्वीट किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद देशमुख ने खुद कहा यह ठीक नहीं होगा कि वे इस पद पर बने रहें और उन्होंने इस बारे में पार्टी को बताया था। मलिक ने फिर कहा कि देशमुख पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं और एनसीपी का यही स्टैंड है। देशमुख की जगह दिलीप वलसे पाटिल राज्य के गृह मंत्री होंगे। पाटिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। अनिल देशमुख के इस्तीफे के तुरंत बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई है। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस परमवीर सिंह के आरोपों के बाद से ही अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगते रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर वह 15 दिन के अंदर अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करे। याचिकाकर्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। पाटिल के अनुसार इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाए। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाने का टारगेट दिया था। उन्होंने ये आरोप तब लगाए थे जब उन्हें मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटा दिया गया था। अनिल देशमुख के मामले में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा, हम जयश्री पाटिल से सहमत हैं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की जरूरत है। देशमुख के गृह मंत्री होने के कारण पुलिस से इसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती है। यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय के हित में होगा। कानून के अनुसार प्रारंभिक जांच का आदेश दिया जाता है और 15 दिनों के भीतर इसे पूरा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभियान तैयार करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जवान शहीद होने के लिए मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, यदि कोई खुफिया विफलता नहीं थी तो एक के मृत्यु अनुपात का मतलब है ये खराब तरीके से डिजाइन किया गया था और अक्षमता से काम को अंजाम दिया गया था। राहुल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 21वीं सदी में किसी भी भारतीय जवान को बिना सुरक्षा कवच के दुश्मन का सामना नहीं करना चाहिए। इसे हर सैनिक को उपलब्ध कराने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शनिवार को माओवादियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के मारे गए जवानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इसके अलावा 12 जवान पूरी तरह जख्मी हो गए हैं, जबकि एक अभी भी लापता है। बता दें, मुठभेड़ सुकमा और बीजापुर सीमा के पास तारेम इलाके में शुरू हुई। सुरक्षा बलों की कई यूनिटों की साझा टीम माओवादियों के तलाशी अभियान पर निकली हुई थी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 से 20 माओवादियों के मारे जाने की संभावना बताई जा रही है। ड्रोन द्वारा देखी गई तस्वीरों से पता चला है कि मारे गए और घायल माओवादियों को ले जाने के लिए कम से कम 2 ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर मरने वालों की संख्या कम होती तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इलाके के लोग माओवादियों से कट चुके हैं, इसलिए माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। एएनआई के अनुसार यहां गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री ने कहा, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जवानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जिस राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के विवाद की देश में गूंज हुई थी, ये विवाद फिर से जिंदा हो रहा है। भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों को खरीदा था। फ्रांस के ही एक ऑनलाइन पोर्टल मीडिया पार्ट ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में एक भारतीय बिचौलिया कंपनी शामिल थी और उसे 1 मिलियन यूरो यानी 8.62 करोड़ रुपए दिए गए थे। मीडिया पार्ट ने कहा है, इस मामले की जांच की 3 रिपोर्ट हैं और ये पहली रिपोर्ट जारी की गई है। ये रकम जिस कंपनी को देने की बात की जा रही है उसका नाम डेफसिस सॉल्यूशंस है। इसके मालिक सुषेन गुप्ता हैं। गुप्ता को मार्च 2019 में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
असम में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग में अनियमितता के बाद 5 चुनाव कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मामला असम के दिमा हसाओ जिले का है, जहां एक पोलिंग बूथ पर 90 लोग ही वोट देने के लिए योग्य थे, लेकिन इस बूथ पर कुल 171 वोट पड़ गए। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमतौर पर कैमरे के सामने संभलकर बोलते हैं, लेकिन आज वे एक ऐसी चूक कर गए जो उन्हें काफी भारी पड़ेगी। योगी न्यूज एजेंसी एएनआई को किसी विषय पर बाइट दे रहे थे। इसी दौरान उनके मुंह से एक अभद्र शब्द निकल पड़ा। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी समर्थक मैदान में आ गए और उन्होंने वीडियो को एडिटेड बताया। योगी एएनआई से बातचीत में कह रहे थे, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। इसी दौरान शायद कैमरामैन का हाथ हिल गया और योगी के मुंह से यह अभद्र शब्द निकला। बस देर क्या थी, निकला तो वायरल भी हो गया और थोड़ी ही देर में ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड करने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी के मुंह से निकले इस अभद्र शब्द पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, पत्रकारों को दिए मान्यवर के प्रवचन सुनिए मधुर, पर हेडफोन लगा के सुनिए व बच्चों से दूर रखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ चल रहे 10 साल पुराने आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है। इसमें कथित रूप से 24 एकड़ जमीन को अवैध तौर पर कुछ लोगों को देने का मामला है। बता दें, इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने विशेष अदालत को इस मामले में संज्ञान लेने का आदेश दिया था। भारत में हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले अब दुनिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब इस मामले में भारत पहले पायदान पर आ गया है। भारत के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले फ्रांस में करीब 60,000 केस दर्ज किए गए हैं। तीसरे स्थान पर तुर्की है, जहां करीब 41,000 पॉजिटिव केस आए हैं। इसके एक दिन पहले इस मामले में अमेरिका और ब्राजील दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। आईआईटी जोधपुर में करीब 70 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इनमें छात्र और स्टाफ के लोग शामिल हैं। संक्रमित छात्रों में से अधिकांश ओडिशा के हैं और वे अपने शहरों से हाल ही में वापस लौटे हैं। चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर पी सिंह ने कहा है कि 11 मार्च को कोरोना से संक्रमित कुछ लोग यहां आए थे। वे चंडीगढ़, गुजरात और जयपुर से थे। इसके बाद से ही संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि आईआईटी जोधपुर में अब तक लगभग 65 से 70 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इनमें से 50 से 60 एक्टिव मामले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी गंभीर मामला नहीं है। एक दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए अभिनेता अक्षय कुमार अब अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द घर लौटूंगा। फिलीपींस के रक्षा प्रमुख ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीनी सेना की उपस्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि चीन दक्षिण चीन सागर में और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा कि विवादित क्षेत्र में चीनी समुद्री सेना की निरंतर मौजूदगी से पश्चिमी फिलीपींस सागर में कब्जा करने की उनकी नीयत का पता चलता है। वहीं चीनी राजनयिकों का कहना है कि समुद्र में खराब मौसम होने के कारण करीब 200 चीनी नौकाएं कुछ देर के लिए चट्टान का सहारा लेकर आश्रय ले रही थीं। उन पर कोई सेना तैनात नहीं थी। वहीं फिलीपींस के रक्षा सचिव ने कहा है कि वो मूर्ख नहीं है। मौसम लगातार अच्छा रहा है, इसलिए वहां उनके रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।